हरे कृष्णा जैन साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। तो ये हमारे साथ भाई खड़े हुए हैं जिनका आर्मी में फ़ाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो हमारे दिव्यांश भाई को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इनसे अपन जानते हैं कौन सा रेजिमेंट मिला, इनने कैसे तैयारी की थी और इनका 100 का फिज़िकल था। पेपर में क्या पढ़ा कि आप लोग भी वही पढ़ें, गलती ना हो और आपका फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाए। और इनने पैरा एसएफ का भी फ़िज़िकल दिया है, तो ये पैरा एसएफ के बारे में भी बताएंगे कि पैरा एसएफ में क्या फ़िज़िकल होता है, ये क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं और स्टार्टिंग में पैरा एसएफ में फ़िज़िकल के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए रहती है। ए टू जेड आपको ट्रेनिंग तक बिल्कुल फ़ाइनल जाने के लिए ये पूरी आपको जानकारी देंगे। मेडिकल का भी बताएंगे, डॉक्यूमेंट भी बताएंगे और आप लोग क्या माइनर मिस्टेक भी ना करें कि आर्मी से बाहर हो जाए, ठीक है। और साथियों, वेटिंग लिस्ट की वीडियो मैंने धड़ाधड़ डाल दी हैं, आप लोग देख लेना। कंटिन्यू भोपाल ARO ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ARO ZRO हैं, सब जगह से वेटिंग लिस्ट आ रही हैं। अपना मोबाइल चालू रखना। तो समय पहले अपन दिव्यांश भाई का इनका पूरा नाम और ये कहाँ से हैं जानते हैं। हाँ दिव्यांश भाई। मेरा पूरा नाम देवान सिंह सोमवंशी है और मैं भोपाल से ही हूँ, परमानेंट भोपाल में ही रहता हूँ। आपने आर्मी की तैयारी कैसे की और क्या रहा आपकी तैयारी और रिज़ल्ट क्या रहा? मैंने आर्मी की तैयारी पढ़ाई मैंने यूट्यूब से करी थी और उसी से मतलब थोड़ा सा नॉलेज आया। उसके बाद ज़्यादा कुछ पेपर में हार्ड आता नहीं है, वो अपन जो पढ़े रहते हैं 8th 9th ये सब क्लासेस के उसी से बेसिक आता है और उसी हिसाब से मैथ्स पढ़ा था और रीजनिंग तो नॉर्मली आती है। बाकी GK GS में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, वो आप दे सकते हैं। RW एक ऐप है, उससे भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और उसके लिए उसके बाद फिर वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। सबसे मेन होता है 1600 मीटर की रनिंग, क्योंकि वो सबसे मेन रनिंग है और रनिंग ही निकालने के बाद ही आप अंदर जा पाओगे। रनिंग निकाल लिए उसके बाद ही आप ग्राउंड के अंदर, फिर आपका जो भी पुलअप्स वगैरह होगा वो उसके बाद ही होगा। अच्छा, जैसे आपने रिटर्न के बारे में बताया, तो रिटर्न में आपने आर्मी के लेवल का पढ़ा था कि उससे ऊंचे लेवल का पढ़ रहे थे कि आपका बेसिक क्लियर था? मेरा बेसिक क्लियर था और मतलब मैं आर्मी के लेवल का ही पढ़ रहा था। ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ रहा? ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ रहा। मैथ और रीजनिंग जैसे आपने बताया GK आर्मी के लेवल से थोड़ा टफ आती है कि नॉर्मली आती है? जैसे नॉर्मल कैंडिडेट जिसने कभी पेपर नहीं दिया है या कई लोग पेपर में या मेरिट में बाहर हो रहे हैं, तो इन लोगों का कारण क्या रहता है? कुछ GK GS थोड़ा हार्ड आती है। GK GS में ऐसा हार्ड है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो तो मैथ्स बेसिक वाली चीज़ है और रीजनिंग भी बेसिक वाली चीज़ें हैं, तो वो सब तो नॉर्मल है। बाकी GK GS कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है कहीं से भी। अच्छा, तो आपका पेपर कब था आर्मी का, कुछ याद है? मेरा पेपर आर्मी का था नवंबर में था क्या? नहीं, अप्रैल में था। अप्रैल में था। कितने अप्रैल को? अप्रैल में 29 अप्रैल को था। 29 अप्रैल को था। तो आपके उस टाइम पेपर टफ आया था कि जो पढ़ा था उससे रिलेटेड था? जो पढ़ा था उससे रिलेटेड आया था मैथ्स और रीजनिंग में, लेकिन GK GS जो पढ़ा था उससे भी थोड़ा लेवल अप था। मतलब थोड़ा अप था। हर कोई बोल रहा था कि लेवल अप है उससे थोड़ा। अच्छा, ये पढ़ाई की हो गई। जैसे कोई कैंडिडेट नया पढ़ाई करे बेसिक से, तो वो क्या पढ़े? मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जो आपने बचपन में पढ़ा होगा जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वही आती है। और थोड़ा GK अभी से पढ़े? GK GS में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर आपका पेपर हो गया, तो पेपर ही के टाइम पे आपने रनिंग स्टार्ट कर दी कि पहले? मैं मतलब पेपर से पहले रनिंग करता था दोस्तों के साथ। मतलब मेरी एज नहीं थी, मैं 17 साल का था, तब से मैंने रनिंग वर्कआउट शुरू कर दिया था। तो क्या आपने बचपन से ही सोच लिया था मुझे आर्मी में जाना है, कि एकदम सा नॉलेज मिला कि हाँ आर्मी की तैयारी, आपके फ्रेंड सर्कल में देखा कि दोस्त लोग तैयारी कर रहा है? नहीं, बचपन से ही ठान लिया था आर्मी? बचपन से ही जाना था, क्योंकि फैमिली में भी हैं तो बचपन से ही सोचा था। मतलब फैमिली से आपको मोटिवेट हुआ कि हाँ आर्मी में ही जाना है। तो पहली बार आपने फॉर्म कब भरा था? ये फर्स्ट अटैम्प्ट? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने 100 का फिज़िकल मारा। पैरा एसएफ में भी आपका फ़िज़िकल हुआ। तो अपन एक एक करके सारी स्टेप जानते हैं। अच्छा, फिर आपने आपका जैसे नाम आ गया, आप उससे पहले रनिंग की तैयारी कर रहे थे। हाँ। तो आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस कैसे करते थे और अपनी टाइमिंग क्या थी? ग्राउंड की प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत से स्टार्ट करा था, तब मेरी टाइमिंग आती थी 6:30, 6:40, 6:45 ऐसी आ रही थी। उसके बाद वर्कआउट जो हमारे मतलब गुरु जी थे उनके साथ करते थे और दोस्त भी उन्हीं के साथ करते थे। उनके साथ करते करते फिर टाइमिंग घटी, फिर मेरी टाइमिंग आई, फिर 6 मिनट आई। फिर वर्कआउट थोड़ा मतलब पहले तो नॉर्मल चल रहा था, फिर धीरे धीरे हार्ड करा, थोड़ा सा बढ़ाया तो फिर 5:30 हुई। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब स्लो कर दिया था क्योंकि पेपर होने वाला था। उसके बाद पेपर देने के बाद फिर 1-2 महीने की जो टाइमिंग मिले, पहले तो 11 जुलाई को होने वाला था फिजिकल, तो उसमें से मैं ज़्यादा मेहनत हो गई थी। उसके बाद फिर डेट बढ़ गई थी, तो उसमें हमें 1 महीने का और मौका मिल गया,
तो उसमें फिर मेरी 4:56 आ गई थी टाइमिंग। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी मेहनत की दिव्यांश भाई ने, जैसे कि बता ही रहे हैं 17.5 साल की एज से ही 16 साल की एज से ये तैयारी करने लगे थे, इसलिए इन्हें 4:56 टाइमिंग, बहुत अच्छी टाइमिंग लगाई, इसलिए इन्हें एक्सीलेंट मारा और पैरा में भी इनका फिजिकल रहा। अच्छा, फिर आपने रनिंग का आपको जैसे पता चला तो आपने क्या कहते हैं वहाँ पे जिस दिन आपका फाइनल रनिंग था वहाँ की स्थिति क्या थी, कैसा घबराहट थी कि नॉर्मल नहीं, अपने तो टाइमिंग अच्छी आ रही है, या फर्स्ट भर्ती थी, लोगों को रहती है ना घबराहट होती है। उधर का एक्सपीरियंस बताएं ग्राउंड के अंदर का। ऐसा कितने था बजे कि एंट्री ले ली? स्टार्टिंग जैसे कि कुछ दोस्त भी जा चुके अंदर, हाँ। तो थोड़ा बहुत कुछ बाहर आ गए तो उनसे थोड़ा नॉलेज ले लिया था कि हाँ। क्या करना है, कैसे करना है, हाँ। उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज लिया था। उसके बाद फिर भी घबराहट होती, क्योंकि जब तक अपने साथ नहीं बीतता तब तक तो पता नहीं चलता, जब तक अपन दे नहीं देते। सही बात है। उसके बाद फिर मैंने मतलब 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, मैंने 12 साढ़े 12 के करीब अंदर हो गया था। हाँ। उसके बाद मेरे अंदर होते ही उन्होंने फटाफट मुझे बोला कि जाके दौड़ के बैठ जाओ ग्रुप में। फिर ग्रुप में बैठ गए थे। हाँ। मेरा 4th नंबर का बैच था और हम लोग को बैच में बैठा दिया गया था। फिर जाते ही हमारा वो एडमिट कार्ड चेक हुआ, अंदर वो स्कैन हुआ कि हाँ हम आए हैं, हमारा प्रेजेंट लग गया। उसके बाद अंदर भेज दिया, ग्रुप बना के बैठा दिया बाहर। कितने बजे समथिंग रनिंग हुई होगी? रनिंग मेरी 2 बजे की समथिंग हुई थी। उससे पहले 3 ग्रुप दौड़ चुके थे। अच्छा। मेरे से पहले तो अच्छा, आपके ग्रुप में कितने कैंडिडेट पास हुए और कितने एक्सीलेंट वाले थे? मेरे ग्रुप में कम से कम 115 दौड़े थे, उसमें से 21 बंदे लिए गए थे, उसमें से 7 एक्सीलेंट थे, जिसमें से मैं पहले नंबर पे था। देख सकते हो जैसे कि दिव्यांश भाई ने अपनी टाइमिंग बताई 4:56, तो इसलिए इन्हें फर्स्ट स्टार्टिंग से ही आगे आप थे कि लास्ट में लड़कों को काट के अपनी पोजीशन बना ली। सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में तो मैं बीच में आ गया था, बीच में ही था, मतलब फर्स्ट रो बैठा, फिर सेकंड रो में मैं बैठा था। उसके बाद रनिंग स्टार्ट हुई तो मैं पीछे ही था। सेकंड एंड हाफ राउंड से मैं आगे आ गया था। अच्छा, जैसे जिसकी 5.5-6 मिनट टाइमिंग आ रही है वो भी एक्सीलेंट मार सकता है, मेहनत के करे तो? मार सकता है अगर मेहनत हो तो, मेहनत अच्छी करे तो, है ना, थोड़ी मेहनत करते रहे। जैसे अभी भर्ती के पता नहीं है, अभी जनवरी फरवरी में दोबारा भर्ती आ जाएगी 2025 में। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे अपने भाई लोगों को कि अपने ग्राउंड के साथ प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई ऐसा है कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जीके जीएस है, उसमें आप 1 से 2 घंटा दो, सिर्फ 1 से 2 घंटा भी अगर जीके जीएस में दे रहे हो तो बहुत है। और जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म डाल दो, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना भी शुरू कर दो धीरे धीरे। और ग्राउंड साथ में कैसे लेके चलें? ग्राउंड ऐसा है कि आप अगर सुबह 5 बजे जा रहे हो, उसके बाद ज़्यादा नहीं 1 घंटा वर्कआउट करो, क्योंकि अभी आपका कोई ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल अभी चल सकता है। तो 1 घंटा वर्कआउट करोगे। 1 घंटा वर्कआउट में आपको क्या करना है कि नॉर्मल 1600 मीटर का ही वर्कआउट करना है। अब 1600 मीटर का वर्कआउट करके घर चले जाओ, उसके नाश्ता वगैरह जो भी है, प्रोटीन वगैरह ले लो, उसके बाद रेस्ट कर लो। फिर कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या किसी काम से जाते हैं, जॉब जाते हैं, जो भी हो, वो सब करके फिर रिटर्न आके जितना भी टाइम मिले, जैसे कि कभी भी कहीं किसी को भी कुछ खाली टाइम मिल जाता है, आप वहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। सही बात है। क्योंकि मोबाइल सबके पास रहता है, थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो कहीं से भी। बहुत अच्छी बात बताई दिव्यांश भाई ने। अपना टाइम बचाने के लिए आप लोग ये कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वर्कआउट भी हो जाएगा और पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहेगी। आपका भी ऐसा कुछ है शेड्यूल कि सुबह ग्राउंड भी कर रहे हैं, दिन में पढ़ा भी रहे हैं और जॉब पे भी जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा ऐसा है कि मैं सिर्फ कोचिंग पढ़ाता हूँ शाम को, और उसके बाद कॉलेज वगैरह जाना होता है तो कॉलेज का इतना वो नहीं रहता, क्योंकि 10:30 तक कॉलेज जाते थे, उसके बाद 2 बजे तक घर आ जाते थे। अच्छा। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया, खाना खाया, फिर कोचिंग पढ़ाया, फिर शाम को थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, फिर सो गए। अच्छा, जैसे किसी कैंडिडेट को क्या कहते हैं, अगर जैसे बिल्कुल फ्रेशर है, उसको दौड़ते नहीं बन रहा है, डर लग रहा है, तो उसको क्या एकेडमी ज्वाइन कर लेना चाहिए? अगर उसको खुद पे विश्वास नहीं तो एकेडमी ज्वाइन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एकेडमी में भी थोड़ी तैयारी अच्छी एकेडमी में थोड़ा ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे हम लोगों को, जैसे आप हमारे साथ प्रैक्टिस किए, हाँ, आपके कैसा साथ क्या नॉलेज देगा, कुछ बताओ थोड़ा। ग्रुप एकेडमी में ऐसा है कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर लोगे तो वो सामने वाला अपना एक्सपीरियंस आपको देता है। अगर आप अकेले कर रहे हो तो अकेले में क्या होता है, आपके जो माइंड में है कि मुझे इतना दौड़ना, तो उतना ही दौड़ोगे आप, लेकिन सामने वाला खुद का एक्सपीरियंस दे रहा है आपको, तो वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। क्या कहना चाहोगे? भाई के साथ ही दौड़ा था, भैया के साथ प्रैक्टिस हमारे साथ की है, भैया के साथ ही प्रैक्टिस करी। क्या रहता अपना वर्कआउट शेड्यूल बताओ थोड़ा सा, जैसे कोई नए कैंडिडेट भोपाल के आसपास से देख रहे हैं तो वहाँ एकेडमी विजिट करें, ज्वाइन करें, दौड़ें। वर्कआउट ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो आपका मन करता है कि खींच दो, पूरा खींच दो, लंबा खींच दो, लेकिन ऐसा वर्कआउट नहीं करना है आपको। वर्कआउट कैसे करना है, आपको वर्कआउट पहले स्लो उठाना है, स्मार्ट टाइप का वर्कआउट, स्मार्ट, हर दिन अलग, डाइट मेंटेन। हाँ, क्योंकि आपका ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग से आप उठा दोगे बॉडी दर्द करेगी, धीरे धीरे आप उठाओगे, उसमें क्या स्मार्ट
फिटनेस भी आती है, स्पीड भी बढ़ती है। और हर दिन अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक दिन में 1600, हर दिन 1600 मार रहे हैं 1600 मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हर दिन अलग वर्कआउट, कभी 400, कभी लॉन्ग कर ली, हाँ। कभी एक्सरसाइजें कर ली, कभी कोर कर लिया, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्कआउट करना चाहिए। तो वो क्या important है। सजेशन दोगे नए कैंडिडेटों को, कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें? NDP एकेडमी ज्वाइन कर लो, भोपाल में ये बेस्ट है। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैंने भी इन्हीं के साथ ही किया है और इनके रहते ही मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिव्यांश भाई को इतना हमारा सम्मान कर रहे हैं। बाकी की इनकी मेहनत बहुत है, टाइम से पहले ग्राउंड पे पहुंचते थे और पूरा वर्कआउट 400 की 10 दी हैं तो 10 लगाएंगे, 600 की 2 हैं तो 2 लगाएंगे, 1600 की तो 2 लगाएंगे। इनकी भी मेहनत है। एकेडमी वही ज्वाइन करे जो क्या कहते हैं वर्कआउट पूरा करे। स्टार्टिंग में तो नहीं होता है, पर आपका खुद मन लग जाता है तो होने लगता है ना। इनने तो देखा ही है, इन्हें 7 वालों को। अच्छा, आपके सामने कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं आर्मी में? मेरे सामने अभी इस बैच में, हाँ। इस बैच में तो कम से कम 400 से 500 के बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं। और बैच तो पर डे 1000 आ रहे थे पर डे। 10 दिन चला, मतलब 10,000 के आसपास बच्चे उसमें थे। से फाइनल कितने सिलेक्ट हुए भोपाल यारों से? भोपाल यारों से 500-600 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सिलेक्ट हुए। वेटिंग लिस्ट भी थोड़ी बहुत वेटिंग लिस्ट भी आए, अभी चल ही रही है, अभी आ भी रही है। अच्छा, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मेडिकल बता दो, मेडिकल कैसा होता है आर्मी का? मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि थोड़ा उसमें सा सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि किसी भी प्रकार का आपके शरीर में कोई टाँके वगैरह का निशान नहीं होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है, उससे भी बाहर कर सकते हैं। टूटा फूटा हाथ, टूटा फूटा हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आप करते हैं तो ऐसे आड़ा टेढ़ा दिखता है, हड्डी मड्डी नहीं निकलनी चाहिए और नी नोक नहीं होना चाहिए। नोकनी का थोड़ा सा बता दो, नोकनी कैसे पाँव में होती है? ऐसे किसी की ऐसे टच रहती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर हो रही है तो ये ऐसे पैर फैला के आप बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, उठा बैठा। उससे क्या आपकी जो नोकनी है वो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और टाइम में हो जाएगी, है ना। हाँ, पैर की जो नसें हैं यहाँ पीछे की, ये दिखा दो, वेरिकोस वेन जैसे कहते क्योंकि हैं। वो जो नसें दिखती हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। वो किसी फूल के बाहर आने लग जाती हैं, उससे भी बाहर कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मेरे सामने ही बाहर हुए थे, मेरे साथ में ही थे मेडिकल में। देख सकते हो जैसे कि दिव्यांश भाई बहुत सटीक जानकारी दे रहा है मेडिकल की, डॉक्यूमेंट की आगे चल के देंगे। सही कह रहा है। मेडिकल में अगर आप लोग ज़्यादातर रनिंग करते हो तो थोड़ा सोच समझ के अपने हिसाब से वर्कआउट थोड़ा देख के कि नसें बाहर ना आए, है ना जी। क्योंकि नसें बाहर आती हैं, हुए थे आपके उसमें बाहर? हाँ, बहुत से बाहर हुए थे। हाँ, तो थोड़ा अपनी नसें ज़्यादा बाहर ना आए, अपने हिसाब से लेवल पे थोड़ा वर्कआउट संभल के करें, ज़्यादा ना दौड़ें, वर्कआउट के लेवल पे ही दौड़ें, है ना। फिर कोई आइस माइस का कैसा रहता है? आइस का रहता है 6x6 का, ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे आपको। मतलब एक वो रहेगा, टीवी रहेगी, उसमें आपको दूर बैठा के दिखाया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले बड़ा अक्षर रहता है, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, वो 6x6 का आता है। उसमें आप पूरे पढ़ दो तो छोड़ देते हैं। और एक आँख पे ऐसे प्लेट रख देते हैं, उसमें आपको एक आँख से देखना होता है। और कलर ब्लाइंडनेस भी इसी के साथ? कलर ब्लाइंडनेस में क्या बुक पढ़वाते हैं? बुक में लिखे होते हैं नंबर, वो बहुत सारे कलर होते हैं, उसमें नंबर छुपे होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है। और ज़रूरी नहीं कि वो नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है, ड्रॉ भी बने हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब समझदारी ना दिखाएं, बस जो सर कह रहे हैं बस उनको फॉलो करें, बस, है ना। हाथ में कान वगैरह साफ़ करवा लें, कान भी, क्योंकि कचड़े में भी दे रहे हैं। जैसे कान में किसी ने साफ़ नहीं करवाया, कुछ कचड़ा भरा हुआ है, तो उसमें रीमेडिकल पकड़ा दे रहे हैं। अच्छा, और दांतों में तो चेक कर रहे हैं। अगर दांत आपके एक ख़राब है तो एक बार छोड़ भी देंगे, लेकिन आपको उसमें पॉइंट लिख देंगे कि आपका एक ख़राब है। अच्छा। अगर चाहते हो कि पॉइंट ना लिखें कुछ भी, क्योंकि पॉइंट से आपको दिक्कत हो सकती है, ज़रा सा पॉइंट साफ़ करवा लें, है ना। और फिर पेट में टेटू मेटू के कुछ निशान, हाथ में पूरे शरीर में टेटू मेटू के निशान है, तो उसके लिए एक अलग से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। बाहर नहीं करते? बाहर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और जैसे फ्लैट फुट होता है अपना, उसका कुछ रहता है? उसमें बाहर कर रहे हैं, बाहर करते हैं। उसमें खुद से चेक करते हैं, वो ऐसे पैर उल्टा करवा के। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। और रीढ़ की हड्डी मड्डी कुछ मेडिकल में? हाँ, रीढ़ की हड्डी आपको झुका के वो डॉक्टर खुद ही चेक कर लेगा, ऐसे हाथ लगा के, तो वो पता चल जाता है कि चेक मतलब। और मेन पार्ट तो वो सब कुछ चेक ही कर लेता है ना। तो फिर अंदर तो मेडिकल में और कुछ रह गया? मेडिकल में बस इतना ही है। और मेन पार्ट चेक होते हैं अंदर जाके, वो तो साफ़ करके जाएँ, नॉर्मल बात है। और बस इतना ही है ना। फिर और उसके बाद कान के पीछे इधर कुछ होना नहीं चाहिए, कान के पीछे भी चेक करते हैं। अच्छा। देख सकते हो दिव्यांश भाई ने मेडिकल का भी बता दिया। अब अपन चलते हैं पैरा एसएफ का। जैसे कि जिसका 100 का फिज़िकल होता है वही पैरा एसएफ में जाता है कि 88 वाला भी जाता है? क्या फिज़िकल में नंबर अच्छे होते हैं कि रिटर्न में नंबर अच्छे होते हैं? दोनों के नंबर जोड़ते हैं, कैसा है जो भी कुछ पैरा एसएफ में जैसे हमारे दिव्यांश भाई ने दिया है? कहाँ पे था इनका पैरा एसएफ में, कितनी रनिंग करवाई और उसके बाद की प्रोसेस क्या रही थी, दिव्यांश भाई अपन को पूरा बताएंगे। बताएं तो पैरा एसएफ में आपको कब पता चला कि आपका पैरा एसएफ में नाम आ गया है? पैरा एसएफ में नाम आया
आया नहीं था उधर, उन्होंने 2 दिन बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने का 2 दिन बाद आरओ बुलाया था। जैसे दिव्यांश भाई का जब फाइनल सिलेक्शन हो गया आर्मी में, उसके बाद इनको पता चला कि इनका पैरा में भी नाम आया है। जैसे 2 दिन बाद आरओ बुलाया, आरओ बुलाने के बाद उनने बोला कि जिसने भी एक्सीलेंट मारा है वो इस साइड आ जाओ। उनकी एक अलग लिस्ट निकली थी, तो सब साइड में जाके वो उनसे मतलब पूछते हैं कि किस किस को जाना है। पहले वो आपकी सारी बातें बता देंगे कि रिस्क है, ये है, तो वो सारी बात आपको क्लियर कर देंगे। तो जिसको जाना हो तो वो इस साइड आ जाए, अपना नाम लिखवा दे, वो यहाँ से वो लिस्ट महू आरओ के पास चली जाती, वहाँ होता है जिधर आपका पैरा एसएफ का फिजिकल है। कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसने 100 का फिजिकल मारा हो, सर लोगों ने ऐसा कहा हो तो वो डर गया, अरे भैया मुझे नहीं करना है? बहुत से बच्चों ने छोड़ दिए थे। पहले जब पैरा एसएफ का पूछा तो कम से कम 40 से 50 बच्चे उठ के इधर आ गए थे। लेकिन जब उन्होंने पूरी क्लियर बात बताई कि रिस्क है ऐसा वैसा, तो उन्होंने आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ दिए थे। फिर कम से कम 30-31 बच्चे बचे थे। अच्छा, तो फिर आपको फिर कहाँ पहुँचाया पैरा एसएफ के फिजिकल के लिए? मऊ आरओ। तो मऊ आरओ में क्या हुआ? वहाँ पे कितने बजे और किस दिन बुलाया था आपको? वहाँ पे 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, लेकिन हमारी ट्रेन जल्दी थी। किस डेट को? 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को। फिर आप पहुँच गए 1 अक्टूबर को। कितने बजे पहुँचे वहाँ पे? मैं 1 अक्टूबर को, मतलब ऐसा नहीं कि रात में ही डेट चेंज हो जाती है, आपको लोग को ही पता है। तो ऐसा नहीं कि 1 अक्टूबर को दिन में, या मतलब 12 के बाद। हाँ, तो 12 के बाद हम पहुँच गए थे, जल्दी पहुँच गए थे। हमारी ट्रेन थोड़ा जल्दी थी, तो हम वहाँ पहुँचने के बाद हमने वहाँ पता किया, तो उन्होंने बोला 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो उसी के बाहर उन्होंने वो थोड़ा बहुत कार्यालय बना था, वहाँ पे मतलब रोक दिया था हम लोग को। वहाँ पे हम लोग लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। उसके बाद 3 बजे उन्होंने खुद बुला लिया। सब सिलेक्ट कैंडिडेट आए थे 100? सब सिलेक्ट। तो खाली भोपाल ARO ही था कि कहीं और ARO? नहीं, पूरे ऑल ARO थे। ऑल ARO। कितने कैंडिडेट आए थे उस दिन पैरा एसएफ के? 160 आए थे। 160। फिर रनिंग सुबह कितने बजे करवाई उस टाइम? रनिंग 3 बजे उन्होंने बुला लिया। 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी। उसके बाद उन्होंने चेक की सबके एडमिट कार्ड। उसके बाद अंदर बिठा दिया कि भोपाल आरओ और सभी आरओ को अलग अलग करके बिठा दिया। उसके बाद सभी को एक साथ दौड़ा दिया, कम से कम 4:30-5 बजे। पूरे 160 को? पूरे 160। कहाँ पे दौड़ाया था? रोड में दौड़ाया था। वहाँ एक रोड था 5 किलोमीटर का, पूरा 5 किलोमीटर। 2.5 जाना 2.5 आना। अच्छा, तो 2.5 जाते टाइम टोकन दे रहे थे क्या कुछ? हाँ, जाते टाइम जहाँ 2.5 खत्म हो रहा है वहाँ पे एक टोकन देंगे, वो लेके ही आपको आना। अगर वो लेके आप नहीं आए हो तो आपका नहीं माना जाएगा कि आपने दौड़ा है। 160 कैंडिडेट दौड़े। हाँ। उनमें आपका पोजीशन क्या रहा? उसमें से मेरा पोजीशन था 10वें नंबर पे, जिसमें से 60 बच्चे पूरे सिलेक्ट हुए थे। मतलब पहले से ही आप पैरा के लिए तैयारी कर रहे थे? हाँ, मेरा गोल ही पैरा था। अच्छा, गोल ही पैरा था। जैसे भाई का पहले से ही सोच के रखा था मुझे आर्मी में भी एक्सीलेंट में मारना है कि पैरा। पता था क्या आपको एक्सीलेंट वाले ही पैरा में जाते हैं? पता था, इसलिए दिव्यांश भाई पहले से ही तैयारी कर रहे थे। अच्छा, फिर 160 में से पास कितने हुए पैरा में? 160 में से 60 बच्चे सिलेक्ट हुए रनिंग में। उसके बाद रनिंग के बाद की प्रोसेस मतलब 100 छट गए? 100 छट गए पूरे। अच्छा, कितने मिनट में रनिंग मांगी थी उनने? मतलब 20 मिनट में मांग ली थी। 20 मिनट? हाँ, तो आप बोला उनने 21 था। लगा दी होगी। हाँ, उनने बोला 21 था, लेकिन 20 में आप आ जाओ तो ही अंदर, क्योंकि 20 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं दिया उनने। अच्छा, आपने कितने की लगा दी? 16, 17, 18 मिनिमम? 18 साढ़े 18 की होगी। 18 साढ़े 18 को प्रैक्टिस बता। प्रैक्टिस कंटिन्यू करने लगे थे सिलेक्शन होने के बाद, है ना? चलो बताए। फिर उसके बाद की प्रोसेस क्या रही? उसके बाद टोकन हमसे ले लिया गया, नाम लिखवा लिया गया। उसके बाद अंदर भेज दिया गया। अंदर भेजने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो बैठा दिया जो फेल कैंडिडेट थे उनको पहले, उनको अलग। हाँ, और फिर उनको फेल कैंडिडेट वालों को थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट दे के घर भेज दिया, फेल की स्लिप देके कि हाँ, और बाकी का आर्मी में सिलेक्शन है ही होगा। हाँ, उनका है। वो जिस दिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया उस दिन उनको आरओ जाना ही है। अच्छा, फिर पास वाले जो 60 बच्चे बचे वो उनका आगे प्रोसेस क्या रही? उनके आगे प्रोसेस ऐसी थी कि जैसे आप अंदर पहले थोड़ी देर तक बैठा रखा, उसके बाद 10-10 बच्चे करके बुलाया। उनने 1 मिनट में 40 पुशअप्स और 14 पुलअप्स। और पुलअप्स में ऐसा है कि अगर उन्हें कम बच्चे लेने हैं, उन्हें अगर बच्चे छांटने हैं तो जो सबसे ज़्यादा पुलअप्स लगा देगा। ऐसा नहीं कि 14 ही लगा के छोड़ देंगे, जो सबसे ज़्यादा लगा लेगा। 18-20। हाँ, जो सबसे ज़्यादा लगा लेगा उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद हाँ 40 सिटअप। उसके बाद 17 मीटर की 1 मिनट में। 1 मिनट में 17 लगानी है 5 मीटर की। जैसे कितनी दूरी इधर से वो दीवार दिखा देना प्रिंस भाई, थोड़ा सा ये दीवार से वो दीवार दिखा देना।
इतना उधर टच करना है, इधर टच करना है। तो आपने 1 मिनट में कितनी बार कर दी थी? मैंने एक मतलब हो गई थी, मतलब 17 हो गई थी। हाँ, उससे पहले कभी इसकी प्रैक्टिस की थी? नहीं, उससे पहले नहीं। हाँ, मतलब वर्कआउट में हम करते रहते थे। वर्कआउट में, हाँ, तो नॉर्मल ही रहा नॉर्मल था वो। फिर ये 3 इवेंट रहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद की प्रोसेस क्या रही? उसके बाद की कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठा रखते हैं। हाँ, उसके उसमें बाद भी हाइट चेस्ट वेट नापते हैं क्या? उसमें आपका ऐसा था कि यहाँ से जाते ही आपका वेट नाप लेंगे, रनिंग के बाद वेट नापेंगे, सिर्फ वेट नापेंगे, चेस्ट और हाइट का कोई इशू नहीं है। अच्छा। सिर्फ वेट, और वेट अगर कम हो तो बाहर कर देंगे। आपकी जो यहाँ की लिस्ट है, जो आपने आर्मी वालों में फाइनल सिलेक्शन हुए थे, हाँ, उसकी जो आपने फिजिकल दिया है, वो उनके पास एक पेपर रहता है, उसमें आप वो लिख लेते हैं कि कितना है, कितने चेस्ट है, कितना वेट है। वही लिस्ट उनके पास पहुँच जाती है। वो उसी फॉर्म में जो लिखा रहता है, वेट जितना लिखा है उतना ही आपका होना चाहिए। अच्छा, अगर कम हुआ तो बाहर हो जाओ। अच्छा, तो जिसका कम होगा वो बाहर हो जाएगा। फिर फाइनल रेशियो क्या रहा वहाँ पे पैरा के लिए? कितने उसके बाद फिर फाइनल में 13 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें से मेरा नाम नहीं आया है। आपका भी उसमें नाम नहीं आया? नहीं था। आया। तो क्या कारण रहा, सर लोगों ने छाट दिया? वो कारण ये हो सकता है कि वैकेंसी कम है, बहुत कम थी वैकेंसी। हाँ। और 60 बच्चों में उन्हें जितने हो सके उतने कम बच्चे लेने हैं। सही बात है, क्योंकि पैरा है से 160 बुलाए थे, उसमें से 13 रखे, 13 रनिंग में छाट के, फाइनल वेट छाट के। तो अपन को कुछ बोला कि तुम इस चीज़ में कमी रह गई कि जो फाइनल लिए उनको ले फाइनल जो लिया वो उनको ले लिया बस। अच्छा, तो पैरा वाले जितने भी तैयारी कर रहे हों, अपना वेट पे ध्यान रखें, अपने पुलअप्स तैयार रख लें, सिटअप तैयार रख लें, और 100 की फ़िज़िकल की तैयारी करें, है ना। और फिर अब पैरा का कंप्लीट हो गया, अब अपन चलते डॉक्यूमेंट पे, है ना जी। फिर आप वहाँ से उनने कुछ स्लिप दी थी कि हाँ आपका पैरा में नहीं हो पाया? नहीं, कुछ स्लिप नहीं थी। कुछ स्लिप नहीं थी? नहीं। अच्छा, फिर चलो अब अपन आर्मी के फाइनल डॉक्यूमेंट पे चलते हैं कि फ़ाइनल जब आप ट्रेनिंग पे कंप्लीट, मतलब अभी ARO में रिपोर्ट करने गए, तो सर लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ याद हो आपको? जितने भी आगे जो कैंडिडेट है उनका आप नाम बता दो, तैयार कर लें। मेरे पास लिस्ट है डॉक्यूमेंट की। हाँ, तो आप बताते जाओ। उसमें आपका 8th 10th और 12th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी कितनी? फ़ोटोकॉपी 3 सबकी। ठीक है। ठीक, उसके बाद आपका डिग्री, अगर किसी चीज़ की डिग्री कर रखी है उसकी, डोमेसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। सब ओरिजिनल? सब ये जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ सारे ओरिजिनल होंगे। ओके। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर किसी का नाम चेंज है, जैसे मम्मी का नाम चेंज है तुम्हारे 10th के डॉक्यूमेंट में, जैसे मम्मी का आधार कार्ड में कुछ और नाम है और तुम्हारे डॉक्यूमेंट कुछ और नाम है, तो उसका एक एफिडेविट बनेगा, वो भी लगेगा। ओके। NCC ABC है तो आपके पास था? हाँ, मेरे पास B सर्टिफिकेट था, तो उसका क्या ओरिजिनल भी लग गया है? ओरिजिनल जमा हो गया, और फ़ोटोकॉपी भी? फ़ोटोकॉपी। ओके। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो ITI वगैरह करा हो तो, रिलेशन सर्टिफिकेट जो किसी के माँ सब ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी? हाँ। ओके, जैसे मम्मी पापा भाई अगर आर्मी में है तो उसका रिलेशन सर्टिफिकेट? हाँ, लेकिन वो रिलेशन आपको खुद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाचा वाचा का। अच्छा, ये बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दी है कि घर का भाई या मम्मी पापा होना चाहिए, कोई चाचा या घर वाले, है ना। हाँ, ओके। और जो मैंने अभी बताया वो नाम चेंज का। उसके बाद आपका स्कूल लिविंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक, आपका भी लगा था? हाँ। ओके। ये तो वो TC लगेगी। TC तो शायद कुछ लोग जमा कर देते हैं जो कॉलेज जाते हैं, उसका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, लिविंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ। और एक आपका, जैसे आप जनरल कास्ट के हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक अलग एफिडेविट बनता है। ओके। हाँ, उसका एक अलग एफिडेविट बनेगा। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वाला लगेगा, थाने का। प्रारूप शपथ पत्र लगेगा, वो आपको वहीं पे दे देंगे। हाँ। ओके। फैमिली डिटेल्स लगेंगे, उसमें भी आपकी फ़ोटो उसमें आपको तहसीलदार, प्रारूप शपथ पत्र में तहसीलदार या SDM की साइन इम्पोर्टेंट है। और फैमिली वाले में विलेज सरपंच या आपके मोहल्ले का पार्षद कोई। ओके। अनमेरिड सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपका भी लगा है? हाँ, मेरा भी लगा। ओके। उसमें भी आपके पार्षद का साइन वगैरह। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वही विलेज के। एक और लगेगा, उसमें लिखा रहता है कि आप इसी जाति में आते हो, उसमें विलेज सरपंच का साइन लगता है। उसके बाद एफिडेविट लगेगा नॉन जुडिशियल, वो तो आपके साइड में आता है 10 रुपये वाला। शपथ पत्र लगेगा, वो वही देंगे। और अब जो मैं बोलूँगा वो उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। आधार कार्ड की, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स के आधार कार्ड लगेंगे। और फर्स्ट एंड सेकंड पासबुक लगेगा, पासबुक जॉइंट होना चाहिए माता पिता के साथ। राशन कार्ड लग जाएगा, और पासपोर्ट साइज़ 20 फ़ोटो लगेगी, और बस। फाइनल डिस्पैच ड्रेस? हाँ, वो फॉर्मल ड्रेस है। तो आपकी तैयार है? हाँ, पूरी ऑल टोटल डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। बस डॉक्यूमेंट बता दिए, पैरा SF के लिए फ़िज़िकल बता दिया, आर्मी का पूरी प्रोसेस भाई ने बता दी है। अब लास्ट स्टेट पे चलते हैं अपन। इनको सेंटर कौन सा मिला है?
मेरे को मेरा रेजिमेंट मिला है सागर सेंटर 28 तारीख महार रेजिमेंट को 28 तारीख को ट्रेनिंग पे फाइनल जाना है। और आप लोग के जो भी कोई डाउट हो वो कमेंट कर दें, 28 तारीख को इनको ट्रेनिंग पे जाने से पहले आप लोग के डाउट क्लियर कर देंगे। और कुछ कहना चाहोगे दिव्यांश भाई को? बस यही कहना चाहेंगे कि रनिंग में ज़्यादा ध्यान देना। हाँ, दोबारा भर्ती कब आ सकती है? दोबारा भर्ती जनवरी तक आ सकती है 2025 है ना। की। तो साथियों जो भी कोई भर्ती मतलब जो भी कोई जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, बिल्कुल पूरे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। तो आप लोग बहुत फ़ोन ना लगाएं और कमेंट ना करें व्हाट्सअप पे, ठीक है। वीडियो 2-2 3-3 बार देख लें। फिर भी अगर आप लोग का ऐसा डाउट रह गया जो छूट गया है वो कमेंट कर दें, मैं दिव्यांश भाई से पूछ के आप लोग को रिप्लाई दूँगा, ठीक है। जय हिंद, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय हिंद। जय हिंद।